हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सृजनात्मकता एवं बुद्धि में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। सृजनात्मकता और बुद्धि में क्या डिफरेंस होता है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो पहले तो हमें ये पता है कि जो इंटेलिजेंस होता है और क्रिएटिविटी होता है वो दोनों डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। कैसे डिफरेंट होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंस में। पहले एक छोटी सी डेफिनेशन समझते हैं क्रिएटिविटी की, कि ये एक ऐसी योग्यता होती है जिसमें व्यक्ति कुछ नया काम करता है, कुछ नए ढंग से काम करता है और जो समाज के लिए उपयोगी होता है। अपने नए इनोवेटिव आइडियाज़, कुछ नए इनोवेशंस करके समाज के लिए उपयोगी कार्य करता है। जबकि बुद्धि क्या होता है? बुद्धि एक मानसिक योग्यता है जिसका प्रयोग व्यक्ति विभिन्न कार्यों के लिए करता है। ठीक है, बुद्धि हर किसी में होती है और क्रिएटिविटी भी हर किसी में होती है, लेकिन क्रिएटिविटी में क्या आ जाता है, एक समाज उपयोगी, कि समाज के लिए वो उपयोगिता प्रदान करते हैं जो लोग, उनकी उस बुद्धि के प्रयोग को हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। लेकिन ये वाला जो हमारा बुद्धि का कॉन्सेप्ट है ये सिंपल है। अब इसका डिफरेंस है सृजनात्मकता और बुद्धि में क्या अंतर है, कि कल हमने पढ़ा था, ये चीज़ तो हमने कल पढ़ी थी कि सृजनात्मकता आउटसाइड द बॉक्स होता है। ओके, यानी कि ये मल्टी डायरेक्शनल सोच होती है इस बंदे की, एंड क्रिएटिव और सृजनात्मक होता है। दूसरी साइड बुद्धि आता है, तो बुद्धि में क्या होता है, ये इनसाइड द बॉक्स होता है एंड अनक्रिएटिव होता है। इनको क्या करना होता है कि एक फोकस्ड आंसर चाहिए होता है किसी भी प्रॉब्लम का। लाइक कि हमारे पास MCQs दिए होते हैं, उसमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, तो हमें उन 4 में से ही सोचना होता है, राइट। और जैसे ये होता है, इसमें मल्टी डायरेक्शनल्स का मतलब होता है कि कोई हमें एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ दे दिया, कोई क्वेश्चन दे दिया जिसमें हमें एक्सपेरिमेंट शो करना है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सपेरिमेंट सिमिलर ही शो करना है जैसे और बच्चे कर रहे हो। आप कोई और एक्सपेरिमेंट लेके भी उसको शो कर सकते हो, राइट। और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो क्रिएटिविटी सृजनात्मकता से रिलेटेड होती है, और जो बुद्धि होती है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग को बहुविध चिंतन भी बोलते हैं और इसको एकविध चिंतन बोलते हैं। ठीक है, सॉरी। आगे आता है कि सृजनात्मकता, इसको हम मेजर नहीं कर सकते इतने इजीली। जो बुद्धि होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ IQ। ठीक है, और ये क्रिएटिविटी जो है, सृजनात्मकता है, ये ओपन एंडेड होता है। ठीक है, जो मल्टी डायरेक्शनल है ये सेम इसी का मीनिंग आता है कि ये हमें इसमें कोई बॉन्डेज नहीं होती है कि हमें सिर्फ इतना ही सोचना है, यहाँ से यहाँ तक ही सोचना है। आप इसमें जितना मर्जी जितना जैसे अपने लॉजिक लगा सकते हो, लेकिन फैक्ट क्या है कि वो समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए, राइट। और नेक्स्ट आता है कि क्लोज एंडेड। जो क्लोज एंडेड मतलब कि इसमें हमारे पास एक बाउंड्री दी होती है, उस बाउंड्री से आगे हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का ये मतलब होता है। अब आता है हमारे पास क्रिएटिविटी। जो क्रिएटिविटी है उसमें एक्सप्लोरेशन आता है, कि कोई भी चीज़ है उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या आता है, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। इसमें सिर्फ हमारे पास उस चीज़ का ज्ञान होता है, उसको हम एक्सप्लोर नहीं करते हैं इन केस ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि। ठीक है, और एक और बात होती है कि जो इंटेलिजेंट ये क्रिएटिव बच्चे होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं, वो अपनी बात को कुछ इस तरह से दूसरे इंसान को समझाते हैं जिससे उसको समझने में इंटरेस्ट भी आता है, और वो जो आदमी उसकी बात सुन रहा होता है वो उस तरह से उसको अपने दिमाग में बिठा लेता है कि उसको वो ईजिली फॉरगेटेबल नहीं होती है, वो आसानी से उन चीज़ों को नहीं भूल सकता है। और बुद्धि में क्या होता है कि बुद्धि में पहले एक बच्चा होता है, बंदा कोई इंसान होता है, पहले खुद समझेगा, फिर उसके बाद दूसरे को समझाएगा एक आसान तरीके से। ठीक है, आगे आता है सृजनात्मक बच्चों की पहचान। तो जो सृजनात्मक बच्चे हैं वो भी सृजनात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, तो उनकी पहचान किस प्रकार से की जाती है और ये ज़रूरी क्यों है कि उनकी पहचान की जाए। तो एक अध्यापक को सृजनकर्ता बालकों को पहचानने से संबंधित सभी बातों का पर्याप्त ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि वो समय से अगर क्रिएटिव बच्चों के बारे में पहचान कर लेते हैं तो फिर जो क्रिएटिविटी है, उनके अंदर की क्रिएटिविटी है, उसको निखारने में
या फिर उसको डेवलप करने में बहुत मदद मिलती है टाइमली। ठीक है, तो सृजनात्मक बच्चों की पहचान क्या होती है? किसी बच्चे को सृजनात्मक मानने का आधार केवल मात्र व्यवहार पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी विशेषताओं का जितना परिचय हमें मिलता है उससे उसको उसी सीमा तक सृजनशील बालक की संज्ञा देते हैं। मतलब कि किसी बच्चे का अगर व्यवहार एक सृजनशील व्यक्ति के जैसा है तो हम उसको सृजनशील नहीं मान सकते हैं। इसके लिए भी हमें प्रमाण की ज़रूरत होती है, जो कि हम कैसे करते हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ परीक्षण हैं, कुछ टेस्ट हैं, उनको करके हम ये पता कर सकते हैं। तो इसमें आता है, इस सीमांकन के लिए 2 डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है, 2 युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, सृजनात्मक परीक्षणों का प्रयोग और व्यवहार जांचने वाले अन्य तरीकों का प्रयोग। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे सृजनात्मक परीक्षण। सृजनात्मक परीक्षण में आता है मानकीकृत विदेशी परीक्षण और भारत में मानकीकृत परीक्षण। यानी कि ये जो है ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं अब्रॉड के और ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं इंडिया के। तो इनमें आता है, विदेशी में आता है सबसे पहले मिनीसोटा सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, नेक्स्ट गिलफोर्ड का बहुविध चिंतन उपकरण, रिमोट एसोसिएशन परीक्षा, बॉल्क एंड कार्गन का सृजनात्मक उपकरण, एसी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी और टॉरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। ठीक है, इनको सभी को याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास सृजनात्मकता के परीक्षण हैं वो अब्रॉड में दिए गए हैं, तो वो कौन कौन से हैं। राइट, आगे हम पढ़ेंगे कि भारत में मानकीकृत परीक्षण जो है वो कौन कौन से हैं। क्या बकर, ये मेहंदी नहीं है, मेहंदी है ये, सृजनात्मक चिंतन, और ये दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। पासी सृजनात्मक परीक्षण, शर्मा बहुविध उत्पादन परीक्षण योग्यता परीक्षण और सक्सेना सृजनात्मक परीक्षण। तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। टॉरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण जो है उसमें क्या बोला गया है। जो टॉरेंस का सृजनात्मक परीक्षण है उसमें बोला गया है कि बेस फॉर बोथ, ये जो है वो दोनों के लिए बेस है। किसके लिए? वर्बल एंड नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के इसमें टेस्ट होते हैं। और किन बच्चों के लिए वैलिड है ये टेस्ट? इससे नर्सरी केजी के बच्चों से लेकर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स पर प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि नर्सरी के बच्चे से लेकर यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चों तक ये यूज़ किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है वर्बल, सेकंड वन इज नॉन वर्बल। तो वर्बल में क्या आएगा, पहले वर्बल समझ लेते हैं। इसमें एक वर्बल फॉर्म होगा, शाब्दिक प्रपत्र होगा, उसमें क्या होगा? पूछना व अनुमान लगाना। शाब्दिक में पूछना और अनुमान लगाना। इसमें बच्चों से इस प्रकार के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें परिणामों को ध्यान में रखते हुए अलग प्रकार के हाइपोथेसिस का निर्माण करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, कि जैसे कोई भी हम बच्चे को कोई बात बोल देंगे, ठीक है, कि हम उसके, अगर उसको हम ये कहें कि स्पेस के बारे में कुछ बताओ, ठीक है, या फिर हम कह दें कि स्पेस में बस कैसे चल सकती है, कोई भी ऐसी बात जिसमें उसको खुद सोचना पड़े, कुछ गैस लगाना पड़े, राइट, तो वो इसमें आता है। नेक्स्ट आएगा वस्तु विशेष समुन्नति, यानी प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टाइप। यानी कि आपने उसके पास कोई टॉय दे दिया या कोई पेन दे दिया, पेंसिल दे दी, कॉपी दे दिया, कोई टॉपिक दे दी, कुछ भी एक चीज़ ऐसी दे दी और उसको बोला कि आप इसको दूसरे किस तरीके से प्रयोग में ला सकते हो जिससे ये चीज़ भी इम्प्रूव हो जाए और आपके पास भी इसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए आपका इसको यूज़ करने के बाद। नेक्स्ट आता है अप्रचलित उपयोग बताना और अप्रचलित क्वेश्चन टाइप्स। अप्रचलित उपयोग बताने में आता है कि इसमें क्या पूछा जाता है बच्चों को कि वह किसी वस्तु को उसके प्रचलित उपयोगों के अतिरिक्त किसी और ढंग से किस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, कि कोई चीज़ है, अब सपोज ये पेन है, राइट, पेन है, पेन का यूज़ क्या है? यूजुअली हम इसको लिखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका और क्या यूज़ हो सकता है? तो ये चीज़ हम बच्चों से पूछेंगे कि इसका और क्या प्रयोग हो सकता है। और जिस प्रकार से फिर बच्चा जवाब देगा उसी मात्रा में उसे उतना ही क्रिएटिव कहा जाएगा। ठीक है,
आगे क्वेश्चन का भी आता है सेम ऐसे कि अनयूजुअल क्वेश्चन टाइप्स। इसमें यहाँ किसी एक विचार के ऊपर संदर्भ किया जाता है बच्चों के द्वारा कि अलग अलग से अजीब अजीब से विचित्र प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं, उसके आधार पर फिर उनके जवाबों के आधार पर उनको क्रिएटिव बताया जाता है कि वो क्रिएटिव हैं या नहीं है या किस हद तक हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है कल्पना क्षमता निर्धारण, जस्ट सपोज टाइप, यानी कि यहाँ बच्चों के सामने कुछ ऐसी विचित्र प्रकार की क्रियाएं या परिस्थितियां रख दी जाती हैं जिससे क्या होता है कि उनमें संभावित घटना की या परिणामों के बारे में फिर पूछा जाता है। ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि जैसे हम पूछ ले कि अगर स्पेस में सड़क बन गई तो क्या होगा, तो अब स्पेस में सड़क तो बनी नहीं है, लेकिन अगर बच्चा सपोज कर लेगा तो फिर क्या होगा, तो इस प्रकार के प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं। तो ये आता है आपके पास वर्बल में। नेक्स्ट है नॉन वर्बल यानी फिगरल फॉर्म, आकृति जन्य प्रपत्र। इसमें क्या होता है कि जो एक फॉर्म होता है उसमें फिगर्स बने होते हैं, उन फिगर्स को कंप्लीट करना होता है। तो फिगर्स कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट हमारे पास आता है चित्र पूर्ति परीक्षण। इसमें क्या होता है कि कुछ अधूरी आकृतियां दी होती हैं और बच्चे को बोला जाता है कि वो उन जो अधूरी आकृतियां दी गई होती हैं उनको पूरा करे, अपने विचार नए दिमाग में नए नए विचार लाके उनको पूरा करे, फिर वो इमेजिन करेगा बच्चा या फिर कोई नई चीज़ बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है। ये आ गया आपका चित्र पूर्ति में। फिर अगला आता है चित्र को बनाना। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के परीक्षणों में रंगीन कागज़ों को कुछ टेढ़ी मेढ़ी शेप्स में ऐसे काट के, ऐसी छोटी छोटी कतरने काट के दे दी जाती हैं बच्चों को, और फिर बोला जाता है कि इनकी निश्चित आकृति के हिस्से किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। ठीक है। कि कुछ कतरने बना दी, जैसे सपोज करो कि 4 टुकड़े दे दिए आपके पास, तो उन 4 टुकड़ों को क्या करना है, कुछ एक डेफिनेट शेप में बनाना है। तो आप और बच्चा वो कितनी शेप्स उसकी बना सकता है, किस प्रकार की बना सकता है, वो इस पे डिपेंड करता है, पिक्चर कंस्ट्रक्शन पे। नेक्स्ट आता है समानांतर रेखा परीक्षण, और इसमें क्या आता है कि सीधी रेखाएं लगाई होती हैं और उनके ग्रुप्स बनाए होते हैं। तो उन रेखाओं का प्रयोग करके बच्चे को ये बोला जाता है कि उसको उन रेखाओं का प्रयोग करके कुछ ऐसे चित्र बनाने हैं जिनका सिर्फ उन जो पेयर्स दिए होंगे हमारे पास लाइंस के, उनका यूज़ करके ही बनाना है। ठीक है। तो सभी जो भी उसने निर्मित आकृतियां होंगी, जो वो बनाई होंगी उसने आकृतियां या चित्र, तो कोई ना कोई नाम या शीर्षक अवश्य उसको देना पड़ेगा, उसको नाम देना पड़ेगा कि मैंने ये वाली फिगर बनाई, ये वाली चीज़ बनाई। ठीक है। तो ये आता है आपका समानांतर रेखा परीक्षण में। फिर आगे आता है, ये जो हमने पीछे पढ़ा ये था हमारे पास टॉरेंस का, जो टॉरेंस ने सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण दिया था। फिर आगे आता है हमारे पास बकर मेहदी, ये जो था ये इंडिया का था। पिछला हमने जो टॉरेंस का पढ़ा ये अब्रॉड में जो क्रिएटिविटी के ऊपर टेस्ट हुए थे उनका था। आगे ये है, इस परीक्षण को नेशनल साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन आगरा द्वारा पब्लिश किया गया था। ठीक है। इन्होंने इसको पब्लिश किया था और इसमें क्या बताया गया था कि इसमें 4 शाब्दिक, 3 अशाब्दिक और कुछ उप परीक्षण है, यानी 4 वर्बल, 3 नॉन वर्बल और कुछ सब टेस्ट दिए हुए हैं। तो वर्बल परीक्षणों के 4 प्रकार थे और जो नॉन वर्बल थे उनके 3 प्रकार थे। तो इन 4 प्रकारों में परिणाम सोचो परीक्षण, अप्रचलित प्रयोग, नवीन संबंध परीक्षण, वस्तु विशेष समोन्नति, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है जो पीछे टॉरेंस के थे, कुछ डिफरेंस तो है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। तो एक हमारे पास है परीक्षणों में 4 प्रकार में। फर्स्ट आता है कि परिणाम सोचो परीक्षण। परिणाम सोचो परीक्षण मतलब कि उनके पास 3 क्वेश्चन दे दिए, अगर हम सभी पक्षी बन के उड़ जाएं तो क्या होगा, या फिर अगर तुम्हारे स्कूल के टायर हों तो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बच्चे, मान लीजिए 4 बच्चों का अपने परीक्षण करना है कि वो क्रिएटिव है या नहीं है, फिर वो इन बातों का जवाब देंगे। फिर आप इन जवाबों के आधार पे उनको बताएं, आप खुद एनालाइज करेंगे कि वो बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, कौन सा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। राइट। अगला आता है अप्रचलित उपयोग। अब पानी और लकड़ी की छड़ी या फिर कोई भी पेन, कॉपी, पेंसिल या कटोरी, गिलास, कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, तो
उनमें से अप्रचलित प्रयोग होता है। प्रचलित प्रयोग यानी पानी का क्या प्रयोग है, कपड़े धोना, पानी पीना, नहाते हैं हम पानी से, सफाई में यूज होता है। मतलब ये कुछ चीजें हैं जो हमें पता है कि ये पानी का यूज है, लेकिन बच्चा किस प्रकार से और उसको यूज कर सकता है वो डिपेंड उसकी सोच पे करता है। नेक्स्ट है लकड़ी की छड़ी। अब लकड़ी की छड़ी है, उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। अब बच्चे को पता होगा कि लकड़ी की छड़ी का प्रयोग क्या है। अगर उसको पता है तब तो वो जो प्रचलित होगा, जो यूज में होगा, उसी को बताएगा। लेकिन अगर उसको कुछ क्रिएशन है उसके माइंड में, कुछ इनोवेटिव वो सोचता है, तो वो डेफिनेटली कोई नई चीज बताएगा जो हम लोग भी नहीं जानते। कई बार होता है ऐसा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास छोटी इन सारी प्रॉब्लम्स का एकदम से सॉल्यूशन होता है, लेकिन हम लोग उनको सुनते नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है नवीन संबंध परीक्षण। नवीन संबंध परीक्षण मतलब कि बच्चे को एक डेफिनेट टाइम ऑफ इंटरवल में कुछ पेयर बना के दिए होंगे। सपोज यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है पेड़ और घर, वायु और जल। तो ये दो जो पेयर दिए हुए हैं, इन पेयर्स में क्या होता है, इन पेयर्स को उस बच्चे को पेड़ और घर का रिलेशन कुछ बनाना होता है उसको। ठीक है। कुछ वो सोचेगा कि इनका क्या रिलेशन हो सकता है, और सेम एज इन वायु एंड जल। ठीक है। वस्तु विशेष समानता, सेम जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि एक वस्तु का बहुउपयोग कैसे किया जा सकता है। ठीक है। एक तो हो गया कि जो उसका करंट हम यूज कर रहे हैं, जिस प्रकार से उसको प्रयोग में ला रहे हैं, लेकिन दूसरे प्रकार से हम उसको किस प्रकार यूज करेंगे वो हमारे पास क्या आता है, इस प्रकार में आता है वस्तु विशेष समुन्नति में। आगे आता है अशाब्दिक अशाब्दिक नॉन वर्बल। ये सेम है पीछे, जैसे हमने पीछे पढ़ा था चित्र निर्माण परीक्षण। इसमें निर्धारित समय में आकृति बनानी होती है। सेम रेखा आकृति वाला भी वही है सेम, कि इसमें निर्धारित समय जैसे 15 मिनट दे दिए तो कुछ चित्र दिए होंगे, उसमें से 10 अधूरी रेखाएं दी होंगी, अधूरी आकृतियां दी होंगी। तो जो रेखाएं दी होंगी वहाँ पे उन्हीं को प्रयोग में ला करके आपको एक उसका मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग सा कोई पिक्चर बनानी है। ठीक है। और नेक्स्ट सेम फिर से यही आता है पिक्चर कंस्ट्रक्शन का, चित्र निर्माण का। इसमें भी टाइम लिमिट क्या होगी, इसमें टाइम लिमिट चित्र पूर्ति में थोड़ी कम हो जाएगी, इसमें 10 मिनट्स हो जाएंगे। और जो 10 मिनट्स होंगे उसमें आपको क्या करना है, वहाँ पे क्या होगा कि आपके पास 7 ट्राइंगल्स दिए होंगी और 7 एक्लिप्स दिए होंगे। ठीक है। 7 ट्राइंगल्स एंड 7 एक्लिप्स दिए होंगे, और उन दोनों को यूज करके इसको, और जो अब एक्लिप्स दिया होगा, इन दोनों को यूज करके आपको क्या करना है, कुछ आकृतियां बनानी है। ठीक है। कुछ ऐसी आकृतियां बनानी है और उनके नाम भी लिखने हैं कि वो आपने क्या बनाया इनको प्रयोग में ला करके। ठीक है। और सृजनात्मक परीक्षणों द्वारा जो क्रिएटिविटी के मेजरमेंट है, उनकी एक आपको पुष्टि करने के लिए, व्यवहार जांच करने के लिए भी कुछ डिफरेंट तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। और इन तकनीकों को क्या सूक्ष्म परिचय नीचे हम पढ़ेंगे जो ये दिया गया है। ये तो मेरे पास कुछ टेस्ट हो गए, लेकिन अगर ये टेस्ट हम ना करें और नेचुरली या सिंपल हमने ऐसे बैठ के कोई टेस्ट करना हो, किसी को ऐसे जज करना हो, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं कि व्यवहार जांचने के लिए कोई और टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं, उसमें एक आता है आपका निरीक्षण विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड। फिर आता है किसी का इंटरव्यू लेना, एप्टीट्यूड टेस्ट, रेटिंग स्केल, एटीट्यूड टेस्ट, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे रुचि प्रश्नावली, इंटरेस्ट इन्वेंटरी टाइप, या फिर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हो गई, या फिर आपके पास पर्सनैलिटी इन्वेंटरी हो गया। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्रिएटिविटी के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो आई होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और कल का हम क्रिएटिविटी का ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा हमारा। कल हम पढ़ेंगे कि एक जो क्रिएटिव चाइल्ड होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और एक बच्चे में डेवलपमेंट किस प्रकार से की जाती है क्रिएटिविटी की, और इसको हम कल समराइज़ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।